मत कहो जियो फैन अवाक है। यहाँ तक कि ताओवादी वूजी और कुलपति गोल्डन विंग दापेंग भी अवाक रह गए। मैंने मन ही मन सोचा कि सांप क्यों और बासांप पूर्वज वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं। मूलतः त्यानशेन राज्य में शीर्ष शक्ति केंद्र। परिणाम अब स्वर्ण पंख वाले दापेंग के पूर्वज ने कुछ देर सोचा और फिर उसने आत्मा जानवर का थैला निकाला। अंदर मौजूद लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान को मुक्त कर दिया। सुनहरे पंखों वाले दापेंग के पूर्वज चाहते थे कि लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान पहले जियोफैन से माफी मांगे और अपनी गलतियों को ईमानदारी से स्वीकार करें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि महामहिम से क्षमा मांगी जाए। सारा क्यूशु दूसरों का है। महामहिम मानव सम्राट से लड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यद्यपि मानव सम्राट का पद अब व्यर्थ है, लेकिन जियोफैन की प्रतिभा और तियानजी संप्रदाय के समर्थन से क्यूशु को एकीकृत करना आसान होगा। बेशक सबसे बड़ी मुसीबत 10,000 साल की तबाही है। क्षेत्र के बाहर की जातियां मानव सम्राट को अस्तित्व में नहीं रहने देंगी। जियोफैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सुनहरे पंखों वाले रॉक के पूर्वज अचानक इन दो लोगों को रिहा कर देंगे। वह एक पल में समझ गया और स्वर्ण पंख वाले दापेन के पूर्वज के इरादे को समझ गया, लेकिन स्कारलेट डेमन लॉर्ड और रेड स्पिरिट ड्रैगन को नहीं पता। दो लोगों के प्रकट होने के बाद उन्होंने चारों ओर देखा। पूर्वज, पूर्वज, दोनों ने उत्साह से एक स्वर में चिल्लाया। वे भूल गए थे कि इस अवधि के दौरान उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा था जब वे जियोफैन के शीर्ष घटक बन गए थे। अब अंततः उसे उसके पूर्वज ने बचा लिया। दोनों इतने उत्साहित थे कि उन्हें लगा कि जियोफैन मारा गया है। ये पता चला कि जियोफैन एक तरफ खड़ा था, मुस्कुराहट के साथ उन्हें देख रहा था। लाल आत्मा ड्रैगन, लाल दानव भगवान, आप पर खांसी। ये जानवर, मेरा पूर्वज, अभी तक क्यों नहीं मरा? पूर्वज, ये जानवर है। इसने हमारे स्वर्ण पंख वाले दापेंग वंश का अपमान किया है। पूर्वज, कृपया इसे मार डालो। स्वर्ण पंख वाले दापेंग के पूर्वज, जियोफैन, ताओवादी वूजी, इन दोनों लोगों की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी अभी शिकुई की थी। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने अन्य संभावनाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। परिणामस्वरूप ये पता चला कि जियोफैन मरा नहीं था, इसलिए जियोफैन ने गोल्डन विंग दापेंग के पूर्वज से कार्रवाई करने के लिए कहा। स्वर्ण पंख वाले दापेंग के पूर्वज अचानक काले हो गए। वह मन ही मन शेकी पर हंस रहा था कि वह मूर्ख है। परिणाम, मेरा अपना राक्षस सांप से भी बदतर है। ची लिंगलोंग और स्कारलेट डेमन लॉर्ड को समस्या का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, नहीं उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल भी सोचा था। पूर्वज, ये जानवर, लाल दानव भगवान अभी भी अपना मुंह खोल रहा था, उम्मीद कर रहा था कि गोल्डन विंग दापेंग के पूर्वज जल्दी से जियोफैन को दबाने के लिए कार्रवाई करेंगे ताकि वे अपनी शर्म का बदला ले सकें। उन्हें जियोफैन की ताकत की स्पष्ट समझ नहीं है। आखिरी बार उन्होंने दिन का प्रकाश तब देखा था जब वह बैरियर में बंधकों का व्यापार कर रहे थे। उस समय उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और फिर उन्हें आत्मिक जानवर की थैली में डाल दिया गया। ये तुओं को छोड़कर किसी और को यह एहसास नहीं था कि जियोफैन कितना डरावना था। चुप रहो, सुनहरे पंख वाले दापेंग के पूर्वज ने गुस्से से कहा। उसे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो बस एक क्षण की बात थी और उसे अभी तक स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं दिया गया था। परिणाम, लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान महामहिम को शाप देने लगे। क्या यह महामहिम मानव सम्राट को मरणासन नहीं करता? पूर्वज आप, घोस्टा घोस्टा, लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान की चकित निगाहों के नीचे स्वर्ण पंख वाले दापेंग के पूर्वज ने सीधे कार्रवाई की। उसने कई हथेलियों से वार किया और लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान के सिर पर जोरदार प्रहार किया। आह! दोनों व्यक्तियों ने तीखी चीखें निकाली। पूर्वज, यह एक घातक कदम है। वे तो ये भी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। तुम दोनों जानवर, क्यों न घुटने टेककर मिस्टर जियाओ से माफी मांग लो। सुनहरे पंख वाले दापेंग के पूर्वज गुस्से से चिल्लाए। पूर्वज, क्यों? ची लिंगलों का आधा चेहरा खून से सना हुआ था, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसकर जवाब दिया। क्यों पूर्वज, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। लाल दानव भगवान ने भी अपने दांत पीस लिए, उसका आधा सिर गायब हो गया था। स्वर्ण पंख वाले दापेंग कबीले के युवा प्रतिभाशाली लोग काफी मजबूत हैं। घोस्ट 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 घोस्ट, स्वर्ण पंख वाले दापेंग के पूर्वज लगभग पागल हो रहे थे। उन्होंने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई और फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। पूर्वज, मुझे मत मारो। भले ही आप मुझे मार डालें, मैं माफी नहीं मांगूंगा। पूर्वज, कृपया दया करें। घुटने टेककर माफी मांगो। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह।
जियाओ फैन के होठों पर मुस्कान थी। ये दृश्य वाकई दिलचस्प था। ताओवादी वूजी शांत दिख रहे थे और एक तरफ खड़े होने पर उनकी उपस्थिति का एहसास बेहद कम था। परिणामस्वरूप ची लिंगलोंग और लाल दानव भगवान को ये भी पता नहीं चला कि ताओवादी वूजी वहां मौजूद थे। आधे घंटे बाद लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान को गोल्डन विंग डेपेंग पूर्वज द्वारा लगभग मार डाला गया था। अंततः वे मान गए। मास्टर जियो, मैं गलत था। लाल शैतान भगवान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। जियो फैन, मैं गलत था। ची लिंगलोंग दुख और क्रोध से भर गया। जियो फैन मुस्कुराया और उसके बोलने का इंतजार नहीं किया। बैंग बैंग, स्वर्ण पंख वाले दापेन के पूर्वज फिर से चले गए। अपने हाथ की एक लहर से उसने उनके पैर तोड़ दिए और उन्हें जियो फैन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अब ची मोजुन और ची लिंगलोंग सचमुच मरना चाहते थे। माफी मांगो, भूल जाओ। उन्होंने उनसे घुटने टेककर माफी मांगने को भी कहा। उनकी गरिमा कहाँ है? क्या वे बस जियाओ फैन को अपने ऊपर रौंदने देंगे? वे विरोध करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने बगल में वूजी ताओवादी को पाया। वास्तव में ची लिंगलोंग और ची मोजुन को ये पता ही नहीं था कि वे कहाँ हैं। उन्हें बिना इसकी जानकारी के रिहा कर दिया गया। वे जियो फैन की असली पहचान नहीं जानते थे। उन्होंने तो बस यही सोचा कि पूर्वज पागल थे, लेकिन पूर्वज बहुत शक्तिशाली थे। बार बार दबाव और मारपीट के तहत ची लिंगलोंग और ची मोजुन दोनों घुटनों के बल बैठ गए और दंडवत प्रणाम किया। मास्टर जियो, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ची मोजुन घुटनों के बल बैठ गया और दांत पीसते हुए बोला। पूर्वज, तुम मुझे फिर से क्यों मार रहे हो? ची मोजुन चिल्लाया, लॉर्ड जियो को बुलाते हुए। आपके बजाय आपका उपयोग करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? शिष्टाचार कहाँ है? गोल्डन विंग दापेंग पैट्रियार्क ने चिल्लाया और उसे फिर से थप्पड़ मारा। लाल दानव भगवान जियो, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। आप शब्द पर लाल दानव भगवान ने अपनी आवाज उठाई। जियो फैन हंस रहा था और लाल दानव भगवान शिकायत से रो रहा था। भूल जाओ, खड़े हो जाओ, जियो फैन ने हल्के से कहा। ये सुनकर लाल दानव भगवान ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह बस उठना चाहता था, लेकिन फिर से घुटनों के बल बैठ गया। उसके पैर गोल्डन विंग दापेंग पैट्रियार्क द्वारा तोड़ दिए गए थे। उनकी आत्माओं को पहले ही सील कर दिया गया था और उन्हें लाल आकाश दानव ज्वाला द्वारा जला दिया गया था। वे बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए। तो लाल दानव भगवान केवल घुटने टेकना जारी रख सकते थे। अब तुम्हारी बारी है, ची लिंगलोंग, सम्मानपूर्वक रहो। सुनहरे पंखों वाले दापेंग कुलपति ने ची लिंगलोंग की ओर देखा। ची लिंगलोंग ने दांत पीस लिए। यह मानव जाति जिससे वह सबसे अधिक नफरत करता था, अब उसे घुटने टेककर दूसरे पक्ष से माफी मांगने के लिए कहा गया। और यह आदेश पूर्वज ने दिया था। उन्होंने 1000 साल पुराने गुप्त क्षेत्र के खुलने से लेकर आज तक की सारी बातें याद की। इस युवा मानव ने उसे बहुत शर्मिंदा कर दिया है। घुटने टेककर माफी मांगो, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक उसी समय जब ची लिंगलोंग अतीत को याद कर रहा था, गोल्डन विंग दापेंग के पूर्वज ने ची लिंगलोंग को फिर से थप्पड़ मारा और उसे उसकी यादों से बाहर निकाला। मास्टर जियो, मैं गलत था, मुझे आपको पहले नाराज नहीं करना चाहिए था। मैंने देखा कि अभी अभी ची मोजुन को कैसी पीड़ा झेलनी पड़ी। ची लिंगलोंग ने जानबूझकर कई गलतियां सुधारी। उदाहरण के लिए, आप शब्द पर। जियो फैन ने धीरे से सिर हिलाया, हालांकि ची लिंगलोंग का स्वर बहुत अच्छा नहीं था। भूल जाओ, तुम युवा और अज्ञानी हो और ये तुम्हारी गलती नहीं है। जियो फैन ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ची लिंगलोंग ने सोचा, अगर हम उम्र की बात करें तो वह जियो फैन के दादा से भी बड़ा है। बेशक इन शिकायतों और नाराजगी को अब नहीं बोला जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि ची लिंगलोंग और ची मोजुन के दिल में अभी भी कुछ विचार हैं। उन्हें उम्मीद है कि पूर्वज उन्हें बचा लेंगे और फिर जियो फैन को दबा देंगे। अब पूर्वज ने उन्हें बचाया, लेकिन पूर्वज चाटुकार बन गए। हम इस तरह कैसे लड़ सकते हैं? ची लिंगलोंग को अपने दिल में निराशा महसूस हुई। महाराज, भगवान जियो, क्या आप शांत हो गए हैं? गोल्डन विंग दापेंग के पूर्वज ने सम्मानपूर्वक पूछा। ये तथ्य कि जियो फैन मनुष्य का सम्राट है, अब गुप्त रखा जाना चाहिए। यहाँ तक कि ची लिंगलोंग और ची मोजुन भी नहीं जान सकते। भूल जाओ, उन्हें माफ कर दो, जियो फैन ने हल्के से कहा। धन्यवाद। गोल्डन विंग दापेंग के पूर्वज ने राहत की सांस ली।
यह अच्छी बात है कि महाराज ने आपको क्षमा कर दिया है। तब उसके गोल्डन विंग दापेन कबीले और जियो फैन के बीच पिछली नफरत को अलग रखा जा सकता है। ची लिंगलोंग और ची मोजुन समझ नहीं पाते कि उनके पूर्वज इतने विनम्र क्यों हैं। स्वर्ण पंख वाले दापेन कबीले के पूर्वज कभी मानव सम्राट के वाहन थे। ये कबीला स्वभाव से ही उग्र है। भले ही वे युद्ध में मर जाएं, वे कभी भी अपमानित नहीं होंगे और कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। नतीजतन जियो फैन थोड़ा निराश और उदास लग रहा था। उसने आह भरी, महाराज क्या हुआ? ये दृश्य वूजी ताओवादी की आंखों से नहीं बच सका। उसने पूछा। गोल्डन विंग दापेन पूर्वज का दिल धड़क गया। वह चिंतित था कि जियो फैन अभी भी संतुष्ट नहीं था और उसने ईमानदारी से अपने गोल्डन विंग दापेन कबीले को माफ नहीं किया। कुछ नहीं, बस भविष्य में खाने के लिए भुने हुए पेन पंख नहीं मिलेंगे, जियो फैन ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। शीर्ष सामग्री के बीच गोल्डन विंग दापेन के बिना ये हमेशा थोड़ा ग्रहण महसूस करता है। स्वर्ण पंख वाले दापेन कुलपति, लाल आत्मा ड्रैगन, लाल दानव भगवान, वूजी ताओवादी। लाल आत्मा ड्रैगन और लाल दानव भगवान इतने क्रोधित थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए, लेकिन उन्होंने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की। गोल्डन विंग दापेन पेट्रियार्क भी दर्द में था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर जियो, यदि आप पेन का मांस खाना चाहते हैं तो मेरा परिवार किसी भी समय बलिदान देने को तैयार है। गोल्डन विंग दापेन कुलपति वफादार है। ये सुनकर जियो फैन ने आह भरी। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। गोल्डन विंग दापेन पेट्रियार्क ने ये कहा, जिससे वह शर्मिंदा हो गया। लेकिन उसने इसके बारे में सोचा और कहा, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाद में अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए रेड स्पिरिट ड्रैगन की बाह काट दूंगा। लाल आत्मा ड्रैगन वेई झोंगशान। ये सुनते ही ची लिंगलोंग ने दांत पीसना शुरू कर दिया। आपका क्या मतलब है कि जियो फैन लालची है, इसलिए उसने अपने लालच को संतुष्ट करने के लिए अपनी एक भुजा काट दी? वह ची लिंगलोंग है, गोल्डन विंग दापेन कबीले का समकालीन दानव। वह दानव जो कभी तियानजियाओ सूची में पहले स्थान पर था। परिणामस्वरूप क्या इससे अधिक शर्मनाक बात कुछ और हो सकती है? ठीक है भगवान जियो, ये कहना आसान है। अगर एक हाथ पर्याप्त नहीं है तो एक पैर काट दो। गोल्डन विंग दापेन के पूर्वज ने जल्दी से मुस्कुराते हुए माफी मांगी। ची लिंगलोंग अब मरना चाहता है, जब तक जियो फैन खाना चाहता है। उसने न केवल अपना हाथ खो दिया बल्कि अपना पैर भी खो दिया। क्या इससे उसकी मौत नहीं हो जाएगी? हे, ठीक है। जियो फैन गोल्डन विंग दापेन के पूर्वज के रवैये से बहुत संतुष्ट था। यह आदमी बहुत अच्छा इंसान है। ची मोजुन ने अपने भतीजे को सहानुभूति से देखा। उसके गोल्डन विंग दापेन कबीले का अंत इस तरह क्यों हुआ? यह जियाओ फैन कौन है? बूढ़े पूर्वज का ऐसा रवैया क्यों था? इसमें अवश्य ही कुछ अजीब बात होगी, लेकिन लाल दानव भगवान कारण का अनुमान नहीं लगा सके। लाल दानव भगवान ने आह भरी और महसूस किया कि उसे पुराने पूर्वज से दया मांगने का कोई रास्ता खोजना होगा। वास्तव में पेंग मांस खाना नहीं चाहता। जियो फैन अपने भतीजे की बाह काट देगा। आखिरकार वह गोल्डन विंग पेंग परिवार का गौरव है और अब उसके पास गोल्डन विंग पेंग परिवार के एल्डर हॉल में प्रवेश करने की योग्यता है। लेकिन फिर सुनहरे पंख वाले पेंग पूर्वज के शब्दों ने लाल दानव भगवान को लगभग खून की उल्टी कर दी। मास्टर जियो, अगर यह काम नहीं करता है तो मैं लाल दानव भगवान की भुजा काट दूंगा और इसे आपके पास भेज दूंगा ताकि आप अपनी स्वाद कलियों को संतुष्ट कर सकें। गोल्डन विंग पेंग पूर्वज ने मुस्कुराहट के साथ कहा। ये भी ठीक है। जियो फैन ने सिर हिलाया। लाल दानव भगवान अचंभित रह गया। उसका हाथ भी चला गया। भले ही यह जियो फैन की आत्मा जानवर बैग में नहीं है, क्या अब वह भी एक मांस व्यंजन है? इस तीव्र उत्तेजना ने गंभीर रूप से घायल लाल दानव भगवान को लगभग बेहोश कर दिया। सुनहरे पंखों वाले दापेन कुलपति ने लाल दानव भगवान और लाल आत्मा ड्रैगन पर नजर डाली। उसने अपना हाथ हिलाया और उन दोनों को आत्मिक पशु की थैली में डाल दिया ताकि वे बाहर के रास्ते में न आएं। गोल्डन विंग दापेन पेट्रियार्क अजीब तरह से मुस्कुराया। जब तक जियो फैन खुश है तब तक सब ठीक है। उनका स्वर्ण पंख वाला दापेन कबीला हमेशा महामहिम मानव सम्राट का सबसे वफादार अनुयायी रहेगा। जियो फैन भी बहुत संतुष्ट था। ये गोल्डन विंग दापेन पेट्रियार्क लोगों के साथ व्यवहार करने में बहुत अच्छा है और वह उसे बहुत पसंद करता है। अगला 7 दिन जियाओ फैन ने तियानजी गेट नहीं छोड़ा
बल्कि यही अपनी चोटों से उबर गया। गोल्डन विंग दापेंग पेट्रियार्क ने 3 दिन पहले अलविदा कहा और चले गए। इस बार उसने कई लड़ाइयां लड़ी, जिसमें न केवल उसने खुद को अधिक ड्रॉ किया, बल्कि 2 छोटे लड़कों वन जियांग और वुडाओ सीट को भी अधिक ड्रॉ किया। ये कहना होगा, ये लड़ाई बहुत खतरनाक है, लेकिन जियो फैन को भी कुछ हासिल हुआ। अड़चन थोड़ी कम हो गई। शिखर पर पहुंचने के बाद उनकी आभा पहले की तुलना में 20% अधिक मजबूत थी। इस समय तियानजी गेट के पीछे वाले हॉल के प्रांगण में जियो फैन मुस्कुराया और उसके सामने के दृश्य की प्रशंसा की। जियो वेई और अन्य लोग ली जुवानिकान के साथ खेल रहे थे। पापा पापा, हा, ली जुवानिकान, क्या तुम मुझे बताना चाहते हो? नहीं, भले ही तुम उसे मार डालो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मरना चाहते हो? सपने देखो। हा, जितना कम तुम मुझे बताओगे, मैं उतना ही उत्साहित हो जाऊंगा। आह, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ली जुवानिकान को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी दादी भी उसे पहचान नहीं पाई। हालांकि वेई झोंगशान ने पिछले कुछ वर्षों में किसी पर अत्याचार नहीं किया, लेकिन इस अवधि के दौरान वह एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। जगह जगह छिपने के दौरान उसने लोगों को यातना देने के अनगिनत तरीके ईजाद किए। इस बार अंततः उसे अपने कौशल का उपयोग करने के लिए एक जगह मिल गई है। ये सभी ली जुवानिकान पर हैं। सुनहरा शेर आलस से तमाशा देख रहा था। जियान वयु, झाओ यिलोंग और अन्य कुछ समय से निराश हैं। उन्होंने अपना सारा गुस्सा ली जुवानिकान पर निकाला। ली जुवानिकान बहुत दुखी था। उसके शरीर पर अच्छे मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था। उसकी आत्मा धुंधली हो चुकी थी और वह विनाश से केवल आधा कदम दूर था। लेकिन यह आधा अंक हमेशा उसके लिए आरक्षित था। ये वह कार्य था जो जियो फैन ने वेई झोंगशान को दिया था। उसे बलपूर्वक बाहर निकलना पड़ा। ली जुवानिकान को उसकी विरासत कहाँ से मिली? उनकी मृत्यु ऊर्जा बहुत विचित्र थी। पिछले कुछ दिनों में झाओ हुजी हर दिन उनसे मिलने आते थे। अब वह सब कुछ समझ गया है जो जियो फैन जानना चाहता है। एकमात्र कठिनाई, जियशेंग दायरे में प्रवेश करने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। यद्यपि तियानजिमेन जियोझोउ में नहीं है, लेकिन यहाँ की जगह नाजुक है और जिशेंग दायरे में प्रवेश करने के दबाव को सहन नहीं कर सकती। तियानजिमेन में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें यहाँ से निकलकर बाहरी दुनिया में आगे बढ़ना होगा। यही बात उस गुप्त क्षेत्र के लिए भी सत्य है जहाँ लियांग कांग है। हालांकि वहाँ जिशेंग दायरे को तोड़ना संभव है, लेकिन जियो फैन की ताकत बहुत भयानक है। यदि वह आगे बढ़ता है, तो गति निश्चित रूप से बहुत भयावह होगी। इससे गुप्त क्षेत्र ध्वस्त हो सकता है और फिर काले कवचधारी योद्धाओं की शेष बची आत्माएं बिखर जाएंगी। जियसेंग क्षेत्र केवल बाहर ही हो सकता है, जियो फैन ने गंभीर भाव से कहा। इस बार वह टूट जाता है। जियोझोउ के स्वर्गीय दाओ उसे जाने नहीं देंगे। जियशेंग क्षेत्र में सफलता अपने आप को भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से विशाल आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता है। यदि यह एक साधारण जिशेंग क्षेत्र है तो ये ठीक है, लेकिन जियो फैन के पास कम से कम शील दायरे के मजबूत स्तर की आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए ताकि वह आगे बढ़ सके। वह गुप्त क्षेत्र जहां लियांग कांग है, वह शील क्षेत्र के दबाव का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। पिछली बार जियोझोउ तियानडाओ का सामना करते हुए जियो फैन लगभग बिजली से नष्ट हो गया था। महत्वपूर्ण क्षण में वह अपनी कई बैकअप योजनाओं पर भरोसा करके बच गया। जियाओ फैन की चोटें अब ठीक हो गई हैं। तियानजिमेन में उसके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए वह पहले जाने की योजना बना रहा है। 3 दिन बाद उस विला में जहां जियो फैन है। महाराज, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप किसी भी समय मुझसे संपर्क करने के लिए इस टोकन का उपयोग कर सकते हैं। जब हुजी ताओवादी ने सुना कि जियो फैन जा रहा है, तो उसने एक सुनहरा टोकन निकाला और उसे जियो फैन को सौंप दिया। इसका उपयोग करने के लिए आपको शील दायरे तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है। जियो फैन ने आश्चर्य से कहा। जियो फैन ने तियानजिमेन के लगभग सभी रहस्यों को जान लिया है। वह ये भी जानता था कि यदि आप स्वर्गीय गुप्त आदेश का उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको रिलीज ईविल की स्थिति तक पहुंचना होगा, और आपको इसका उपयोग अराजकता सागर पर करना होगा। इसका कारण समझना आसान है कि यह कैस सागर पर क्यों है, क्योंकि यह नज़दीक है। रिलीज ईविल राज्य में अद्वितीय स्वामी बहुत डरावने हैं, लेकिन वे आमतौर पर लंबी दूरी से स्वर्गीय गुप्त आदेश को सक्रिय नहीं कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष की शक्ति दूर से अराजकता सागर में प्रवेश कर सकती है, स्वर्गीय गुप्त द्वार तक पहुंच सकती है। यही कारण है कि दानव राजा लगभग थक गया था।
महाराज, ये स्वाभाविक रूप से आवश्यक नहीं है। इस स्वर्गीय गुप्त आदेश में शून्य दर्पण की शक्ति का हिस्सा शामिल है। आप संदेश वापस भेजने के लिए इसकी अंतरिक्ष शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। झाओ वूजी ने सम्मानपूर्वक कहा। जियोफैन ने सिर हिलाया। ये शून्य दर्पण बहुत रहस्यमय है। जियोफैन देखना चाहता था कि इन दिनों शून्य दर्पण कैसा दिखता है, लेकिन झाओ वूजी ने इनकार कर दिया। झाओ वूजी के अनुसार शून्य दर्पण में निहित अंतरिक्ष शक्ति बहुत भयानक है। यदि आप रिलीज ईविल की स्थिति तक नहीं पहुंचते हैं और अंतरिक्ष शक्ति में महारत हासिल नहीं करते हैं तो आप इसमें फंस सकते हैं, और यदि आप इसे लापरवाही से छूते हैं तो अंतरिक्ष अशांति में बह सकते हैं, जो बहुत खतरनाक है। झाओ वूजी ने जो कहा उसे सुनकर जियोफैन जोर नहीं दे सका, और उसे ये भी स्पष्ट रूप से एहसास हो गया कि उसका दायरा बहुत कम है। जियोफैन ने वेई झोंगशान और अन्य लोगों को बुलाया और उन सभी को आत्मा जानवर की थैली में डाल दिया। जियोफैन, मुझे मार दो, ली जुआनकांग ने निराशा दिखाई। दिन रात उसे अमानवीय यातना और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा था। हे, मरना चाहती हूँ, सपने देखना चाहती हूँ। ली जुआनकांग को भी यातनाएं दी गईं और उसे भी वेई झोंगशान की तरह उसी आत्मा वाले बैग में बंद कर दिया गया। महाराज, इससे पहले चिंता के कारण 10,000 साल की तबाही की सच्चाई गुप्त क्षेत्र छोड़ने वाले राक्षसों को नहीं बताई गई थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? झाओ वूजी ने पूछा। मूलतः तियानजिमेन के 10,000 साल पुराने गुप्त साम्राज्य के समाप्त होने के बाद झाओ वूजी को इन 9 राज्यों के राक्षसों को 10,000 साल की तबाही के बारे में बताना था, लेकिन उस समय वह जानता था कि जियोफैन नया सम्राट था और खतरे में हो सकता है। उसे गुप्त क्षेत्र की भी परवाह नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उन राक्षसों की भी परवाह नहीं थी। वापस आकर वह फिर से चिंतित हो गया, ये सोचकर कि नया सम्राट प्रकट हो गया है और उसे भविष्य की योजनाओं के लिए अभी भी नए सम्राट के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है। थोड़ा और इंतजार करो, पहले या बाद में ये जानने से उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जियोफैन ने कुछ देर सोचा और कहा, ये युवा पीढ़ी के राक्षस, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी के अद्वितीय गुरु भी। वास्तव में जियोफैन की राय में ये बस यही है। हाँ महाराज, झाओ वूजी ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर उसने एक मार्ग फाड़ दिया। जियोफैन उसमें घुसा और गायब हो गया। ... तियान शेंझो, अब युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं। जियोफैन बाधा में फंस गया था, अकेले 10 अद्वितीय स्वामी से लड़ रहा था। तियानशिन मंदिर के महान बुजुर्ग ही बातियन को मार डाला। इसने कई अद्वितीय राक्षसों को आकर्षित किया और लगभग मनुष्यों और राक्षसों के बीच युद्ध का कारण बना। अंत में ये तियानजी संप्रदाय था जिसने तूफान का समाधान किया। इन सब बातों पर बड़े चाव से चर्चा हुई। ये कहा जा सकता है कि ये परिवार अब मानव क्षेत्र में पूरी तरह से बदनाम हो चुका है, और वे अद्वितीय राक्षस जो विध्वंसकारी नश्वर गठबंधन में भाग ले रहे थे लगभग पागल थे। वे सोच रहे थे, बाहरी दुनिया को इन युद्धों की प्रक्रिया के बारे में कैसे पता चला। इसमें शामिल सभी पक्ष अद्वितीय राक्षसों को छोड़कर केवल युन लोंग, युन चे, लॉन्ग म्याओइन, रेड डेविल गल, मो जिंग्युआन ही बचे हैं, और मयूर वंश के बुजुर्ग और दानव भगवान द्वारा लाए गए मजबूत लोग। इन लोगों की पहचान के आधार पर अगर मामला लीक भी होना है तो इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। जहां तक विनाशकारी प्रशंसक गठबंधन की छोटी ताकतों के पूर्वजों का सवाल है जिन्होंने जियोफैन की घेराबंदी में भाग लिया था, उन्होंने इस जानकारी का खुलासा करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस बाहरी दुनिया इतनी जल्दी कैसे उत्साहित हो गई? जियोफैन वास्तव में एक पतित अमर है, एक देवता का पुनर्जन्म। उसने वास्तव में अकेले 10 अद्वितीय गुरुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपराजित रहा, और उस बूढ़े कुत्ते ये बातियन को मार डाला। हा, ये बहुत संतोषजनक है, बहुत संतोषजनक। ये बातियन मरने लायक है। ये सही है, इस बार ये परिवार खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जब दीवार गिरती है तो सब लोग उसे धक्का देते हैं और जब ढोल टूट जाता है तो सब लोग उसे पीटते हैं। अब ये परिवार ऐसा ही है। ये बातियन की युद्ध में मृत्यु हो गई। ये परिवार अब पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसर है। ये कैंग ने मूल रूप से पूरे ये परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी, लेकिन कई बुजुर्गों और लॉन्ग म्याओइन की सलाह से उसने यह विचार त्याग दिया। आखिरकार ये कांग स्वर्गीय देव मंदिर का स्वामी है। हर किसी को एक उदाहरण स्थापित करने की जरूरत है। ये बातियन को फांसी दे दी गई है। अगर ये परिवार के निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है
तो यह मानव जाति के बीच बहुत चर्चा का विषय बन सकता है। इससे स्वर्गीय परमेश्वर मंदिर के बुजुर्गों में भी असंतोष पैदा हो सकता है। हालांकि ये कैंग ने ये परिवार को जाने दिया, लेकिन ये परिवार का पतन एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष है। मूल रूप से ये परिवार के बुजुर्गों ने इस बात पर चर्चा की कि क्या स्वर्गीय भगवान मंदिर को छोड़ दिया जाए या यहाँ तक कि मानव जाति को छोड़ दिया जाए। आखिरकार ये परिवार अब कुख्यात हो चुका है और हर कोई उन पर चिल्ला रहा है और उन्हें पीट रहा है, जो कि सड़क पार करने वाले चूहे से भी बदतर है। लेकिन अंत में इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया गया। वे स्वर्गीय ईश्वर मंदिर के दायरे से भी बाहर नहीं जा सकते। जब ये बातियन जीवित था, उसके अत्याचार के कारण ये परिवार की युवा पीढ़ी को सभी प्रकार की बुराई करते हुए कहा जा सकता है। इसी तरह ये बातियन ने पहले भी कई राक्षसों को नाराज किया था और रिलीज इविल दायरे की महान शक्ति के बिना बड़ी संख्या में नस्लीय ताकतें थीं। जब ये बातियन जीवित थे तो इन ताकतों ने उकसाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर ये बातियन की मृत्यु हो गई तो क्या होगा? क्या वे इस अवसर को छोड़ देंगे? इसलिए ये परिवार स्वर्गीय ईश्वर मंदिर में हर जगह अपमानित और उपहासित होना पसंद करेगा। वे भी नहीं जा सकते। रक्षात्मक अवरोध के रूप में 4 प्रमुख द्वारों के साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी है। अब ये परिवार एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता है और फिर जियो फैन का रिकॉर्ड उजागर हो गया। मानव जाति का आत्मविश्वास भी दोगुना हो गया। वे सभी मानते थे कि जियो फैन के कारण मानव जाति का उत्थान होगा और राक्षसों का दमन होगा। और राक्षस और दानव साधारण प्राणियों के लिए वे उदास महसूस करते हैं। मानव जाति का जियो फैन डेंग्यू क्षेत्र की महान पूर्णता पर 10 अद्वितीय स्वामी के खिलाफ लड़ सकता है। क्या होगा अगर वह जी शेंग क्षेत्र तक पहुंच जाए? इसका मतलब यह नहीं होगा कि जियोझो अजय है। बेशक अजय शब्द अभी भी थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन चिंता अभी भी अपरिहार्य है, विशेषकर वे राक्षस जातियां जो जियाओ फैन के विरुद्ध द्वेष रखती हैं। यिंतियन कुत्ता कबीला, ग्रे मगरमच्छ कबीला, प्राचीन ड्रैगन हाथी कबीला, 5 सींग वाला लाल तेंदुआ कबीला, बाघ मगरमच्छ कबीला, शक्तिशाली बैल दानव कबीला आदि। वे सभी महसूस करते हैं कि दुनिया का अंत आ गया है। यहाँ तक कि प्रत्येक परिवार के पूर्वज भी लगभग पागल हो रहे हैं। वे प्रतिदिन प्रत्युपायों पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई अद्वितीय स्वामी भी सुझाव देते हैं कि लॉन्ग मियाओ इनका फिर से अपहरण कर लिया जाए, और अगर यह काम नहीं करता है तो लाल चुड़ैल का भी अपहरण कर लिया जाए, ताकि जियो फैन को धमकाया जा सके। जियो फैन एक राक्षस है। अगर उसे नहीं मारा गया तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। अपहरण की योजना का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। यह मत कहो कि स्वर्गीय ईश्वर मंदिर अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा। यहाँ तक कि दानव सम्राट ने भी अपने क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत कर लिया है। दुश्मन को इसका फायदा उठाने का मौका नहीं देंगे। ये कहा जा सकता है कि इन 10 दिनों में जियो फैन के प्रति शत्रुतापूर्ण इन जातियों के पूर्वज भय और निराशा में डूब गए, और वे बाशे पूर्वज के लिए भी दुखी हैं। उन्हें लगता है कि बाशे पूर्वज बहुत खतरे में हैं, और जियाओ फैन और तियानजिमेन के बीच उन सभी ने अनुमान लगाया कि इसमें कोई बड़ा संबंध अवश्य है। यह अवश्य ही दानव राजा होगा जिसने वूजी दाओवादी को सूचित किया और उसे समर्थन के लिए आने के लिए कहा। और युद्ध के 2 दिन बाद लुओ तियान वास्तव में व्यक्तिगत रूप से तियानशिन मंदिर के दक्षिण द्वार पर गया था। उस समय ये कैंग व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, और अंत में लुओ तियान गुस्से में चला गया। 2 दिन बाद तियानशिन मंदिर, तियानशिन के दक्षिणी द्वार के बाहर जियो फैन ने उदासी भरी नजर से विशाल तियानमेन को देखा। मुझे नहीं पता कि चेन जियोनग को क्या हुआ, जियो फैन ने बड़बड़ाया। चेन जियोंग लुओ तियान का आदमी है। ये बात उन्हें चांग सुन निंग ने बताई थी। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया, इसलिए वह अभी भी चेन जियोंग का बहुत एहसानमंद था। उसने इस बारे में सोचा और अपना रूप बदलने के लिए आत्मा छिपाने का प्रयोग किया। वह पहले तियानशिन के दक्षिणी द्वार में घुसना चाहता था। आखिरकार चियो लियानशांग अभी भी वहीं था। हालांकि वह लंबे समय से इस महिला के संपर्क में नहीं था, लेकिन दोनों के बीच संबंध थे। लेकिन आखिरकार वह उसकी औरत थी। दरअसल चियो लियानशांग के लिए जियो फैन ने सबसे कम स्नेह का प्रयोग किया, या फिर उसने कभी सच्चा स्नेह दिया ही नहीं। लेकिन एक अच्छा आदमी जिम्मेदार होना चाहिए। जियो फैन ने चियो लियानशांग को ले जाकर मंदिर में वापस भेजने की योजना बनाई।
ब्लू पीकॉक अब शायद कुछ और बहनों को स्वीकार कर सकेगा। नांटियन गेट पर कड़ी सुरक्षा रहती है। यह मुख्य रूप से राक्षसों और दानवों को रोकने के लिए है। जहां तक मानव जाति का प्रश्न है, जब तक वे आत्मिक पत्थरों के लिए ऊंची कीमत चुकाने को तैयार हैं, तब तक वे प्रवेश कर सकते हैं। जियोफेन ने प्रवेश शुल्क के रूप में शीर्ष श्रेणी के 100 स्पिरिट पत्थरों का भुगतान किया और वह शहर में प्रवेश कर गया। साधारण साधकों के लिए उच्चतम श्रेणी के 100 आध्यात्मिक पत्थर वह धन हो सकते हैं जिसकी वे अपने जीवनकाल में आशा करते हैं। लेकिन जियोफेन वह जमीन पर गिरी चीजों को उठाने में बहुत आलसी था। नानतियानमेन में प्रवेश करने के बाद जियोफेन आगे चला गया। वह सैन्य शिविर से बहुत परिचित था, उस आभा से छुटकारा पाने के बाद जो उस पर नजर रख रही थी। जियोफेन अकेले ही नानतियानमेन शिविर में घुस गया। सैन्य शिविर जहां चियुए लियानशान स्थित है वह 59 होना चाहिए। जियोफेन ने बड़बड़ाया। उसे ये भी याद आया, कुई लुओ नाम का एक आदमी था। वह चियुए लियानशान के कप्तान थे। जियोफेन द्वारा कठोर सबक सिखाए जाने के बाद वह आज्ञाकारी बन गया। मुझे नहीं मालूम कि अब वह कैसा है। कैंप 659। इससे पहले नानतियानमेन में रहते समय जियोफेन अक्सर रात में गुप्त रूप से वहां जाता था। फिर वह गुप्त रूप से चियुए लियानशान से मिला। ये बहुत शर्मनाक दौर कहा जा सकता है। जियोफेन अब बहुत तेज है। यदि वह चाहे तो फीनिक्स धर्म छवि का उपयोग करके तुरंत वहां पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी उसने अपनी सांस को दबा लिया और अपनी गति धीमी कर ली। चियुए लियानशान के संबंध में जियोफेन ने सोचा कि कम प्रोफाइल रखना बेहतर होगा। फिलहाल कुई लुओ को बता दीजिए। कैंप 659 के बाहर आ गए। यहाँ अभी भी वही स्थिति है। जियोफेन एक अजीब चेहरे में बदल गया। अब वह ऐसा दिखता है। कुई लैंग वह सबसे बदकिस्मत व्यक्ति है जिससे जियोफेन को बाहरी गुप्त क्षेत्र में मुलाकात हुई जब वह जिक्सियन संप्रदाय में प्रवेश किया। उस समय कियाओ रोंग ने कुई लैंग के करीब आने के लिए एक कमजोर महिला होने का नाटक किया। परिणामस्वरूप उसकी मुलाकात खुद से हुई और कुई लैंग का असली रंग सामने आ गया। न केवल उसे गुप्त क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि उसे एक बदमाश भी करार दिया गया और गुप्त क्षेत्र में कियाओ रोंग और उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कुई लैंग को बहुत अधिक दोष लेना पड़ा। वह इसलिए बन गया क्योंकि मुझे लगा कि कुई लैंग नाम कुई लुओ से थोड़ा मिलता जुलता है। 659 तंबू के बाहर खड़े होकर जियोफेन अचानक भौचक्का हो गया। फिर वह तेजी से अंदर चला गया। वह एक ही कदम में एकांत जादुई घेरे को भेद गया। ... तंबू के अंदर इस समय कैप्टन कुई लुओ और 659 तंबू के कुछ सैनिक खून के तालाब में पड़े थे और खून थूक रहे थे। उनके सामने अभिमानी और शक्तिशाली नानतियानमेन सैनिकों का एक समूह खड़ा था। हा, कुई लुओ, तुमने अपनी थोड़ी सी ताकत से हमें रोकने की हिम्मत की। कुई लुओ, तुम वास्तव में मौत की तलाश में हो। तुम उस महिला की रक्षा करने की हिम्मत करते हो जिसे मास्टर निंग पसंद करते हैं। ये सही है। आपकी थोड़ी सी क्षमता से हम आपको आसानी से दबा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सैनिक घमंडी और शक्तिशाली लग रहे थे। वे भीड़ के पीछे चियुए लियानशान को अश्लील निगाहों से देख रहे थे। चियुए लियानशान हताश और क्रोधित दिख रही थी। उसने अपने होठों को कसकर काट लिया और कुछ नहीं कहा। चियुए लियानशान, आज्ञाकारी होकर हमारे साथ आओ। अगर मास्टर निंग की महिलाओं के प्रति सहानुभूति न होती तो हम बहुत पहले ही तुम्हारा अपहरण कर लेते। बेहतर होगा कि तुम कृतघ्न न बनो, समझे? नेता ने ठंडे स्वर में धमकी दी। मैं चियुए जनजाति से हूँ। मेरी परदादी चियुए जनजाति की पूर्वज है। तुम्हारी हिम्मत। चियुए लियानशान ने अपने दांत पीसते हुए जिद से कहा। उसका सुंदर रूप स्वाभाविक रूप से कई पुरुषों को उसकी ओर आकर्षित करेगा। महिलाएं, इस दुनिया में यदि आपके पास ताकत और पृष्ठभूमि नहीं है तो आप केवल पुरुषों के खिलौने बनने के लायक हैं। हे, चियुए जनजाति, आपकी दादी लगभग मर चुकी हैं। डरने की क्या बात है? और भले ही आपकी परदादी ठीक हो, उन्होंने स्वर्ग के मंदिर के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया है। ये स्वर्ग के दक्षिणी द्वार के बाहर एक छोटी सी जनजाति है। ये किस तरह की चीज है? प्रमुख व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। ये स्वर्ग का दक्षिणी द्वार है। मेरे 659वें शिविर के सैनिक भी स्वर्ग के मंदिर के लोग माने जाते हैं। तुम बस मुझ पर बेतरतीब ढंग से हमला करते हो। क्या तुम्हें शहर के स्वामी द्वारा दोषी ठहराए जाने का डर नहीं है? चियुए लियानशान ने गुस्से से कहा। वह अपनी परदादी की स्थिति के बारे में भी थोड़ा जानती है।
इससे पहले एक जनजातीय युद्ध हुआ था। उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गई और अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सामने वाले लोगों का समूह स्वर्ग के दक्षिण द्वार पर नए हैं और उनका कप्तान कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं है। वह स्वर्ग के मंदिर के बुजुर्गों के अधीन एक बड़े परिवार का वंशज है। वह यहाँ प्रशिक्षण लेने और खुद को चमकाने के लिए आया था। अब ये परिवार गिर गया है। ये परिवार के लोग पहले इसके लिए जिम्मेदार थे। स्वर्ग के मंदिर में कई पद अब रिक्त हैं। ये सभी लोकप्रिय हैं। स्वर्गीय देव मंदिर के बुजुर्गों के कबीले के लोगों की नज़र उन पर है। तो इस तरह की बात घटित हुई। ये लोग नानतियानमेन के 5वें शिविर के कप्तान के लोग हैं। 5वें शिविर का कप्तान निंग फैंग, वह स्वर्गीय देव मंदिर के तीसरे बुजुर्ग निंग यान के वंशज हैं। निंग फैंग को अभी कुछ समय पहले ही नानतियानमेन में आना था, जब शहर के शासक चेन शियोंग ने एक लामबंदी बैठक आयोजित की। निंग फैंग ने चियुए लियानशान को देखा तो वह पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठा। सैन्य शिविर में जीवन बहुत उबाऊ है। आपके साथ एक खूबसूरत महिला का होना भी अच्छी बात है। तो अब ये दृश्य घटित हुआ। 3 दिन पहले निंग फैंग ने किसी को चियुए लियानशान से आज्ञाकारी रूप से वहां जाने के लिए कहने के लिए भेजा था, लेकिन जब समय सीमा आई तो चियुए लियानशान ने इनकार कर दिया और निंग फैंग भी अपनी स्थिति के कारण व्यक्तिगत रूप से नहीं आए। लेकिन 5वें शिविर में उनके अनुचर एक एक करके बड़ी तेजी के साथ आए। हे चियुए लियानशान, आपका रूप रंग बहुत अच्छा है। अगर आप इसका अच्छा उपयोग नहीं करती हैं तो ये शर्म की बात होगी। अगर आप यंग मास्टर निंग का अनुसरण करती हैं और उन्हें खुश करती हैं तो आपको भविष्य में यंग मास्टर निंग का अनुसरण करने का अवसर मिल सकता है। निंग परिवार में प्रवेश करें। आप जैसी महिला के लिए यह एक पेड़ की चोटी पर उड़ने और फीनिक्स बनने का मौका है। मुझे बताओ, आप इसका आनंद क्यों नहीं लेती? क्या आप जानते हैं कितनी महिलाएं ऐसे अवसर का सपना देखती हैं? यहाँ तक कि मैं भी इससे ईर्ष्या करती हूँ। अगर मैं एक महिला होती तो मैं निश्चित रूप से मास्टर निंग की सेवा करने की पूरी कोशिश करती। चियुए लियानशान, बेहतर होगा कि आप हमारा आज्ञाकारी ढंग से अनुसरण करें। मैंने सुना है मास्टर निंग को ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। यदि आप विरोध करने पर अड़े रहते हैं, हे मास्टर निंग आपके तंबू में मौजूद लोगों पर अपना गुस्सा भी निकाल सकते हैं और गुस्से में आपके चियुए जनजाति को भी नष्ट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि निंग परिवार के बच्चों की स्थिति क्या है। यहाँ प्रमुख नौकर बकबक कर रहा था। उसे निंग फैंग द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा करना था। 5 तंबू, वे तंबू थे जहाँ पहले दानव चेन लिंग था, लेकिन मिलेनियम सीक्रेट दायरे के अंत के बाद से चेन लिंग वापस नहीं लौटा है। इस तंबू में भी रक्त का बड़ा परिवर्तन हुआ है। जिस व्यक्ति ने बात की थी उसका साधना स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा नहीं था, केवल यूडिंग क्षेत्र का 4था स्तर था। निंग फैंग के बाकी अधीनस्थ केवल यूडिंग क्षेत्र के 2 या 3 स्तर पर थे। उनकी ताकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हालांकि वे कुई लुओ और अन्य लोगों के सामने काफी मजबूत थे। आखिरकार 659वें शिविर का कप्तान कुई लुओ केवल पिहाई क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। तुम मेरे पास एक आदमी है। अगर तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया, बाद में जब वह वापस आएगा मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगी। चियुए लियानशान ने अपने दांत पीसते हुए क्रूरता से कहा। बू यू फैन के जियो फैन होने के बारे में अब ये पूरी तरह फैल चुका है। शुरुआत में जियो फैन ने उसे बताया उसका अंतिम नाम जियाओ था, बू यू नहीं। बेशक ये बिस्तर पर लेटे जोड़े के बीच का रहस्य था और जियो फैन ने चियुए लियानशान को नहीं बताया कि वह जियो फैन था। उसके बाद जियो फैन ने स्वर्गीय भगवान मंदिर में प्रवेश किया, खुद को बू यू फैन के रूप में प्रच्छन्न किया और 1000 साल के गुप्त क्षेत्र में सभी तरफ से दुष्टों का दमन किया। स्वाभाविक रूप से यह कोई रहस्य नहीं था, यहाँ तक कि दक्षिण स्वर्ग द्वार भी काफी देर तक सदमे में रहा। उसके बाद जियो फैन ने और भी कई काम किए और अंत में महान बुजुर्ग को मार डाला। किसी को विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। नानतियानमेन की 91वीं बटालियन में एक राक्षस प्रकट हुआ और चियुए लियानशान और जियो फैन के बीच का रिश्ता केवल कुई लुओ ही जानता था। मूल रूप से कुई लुओ सोच रहा था अगर जियो फैन लंबे समय तक वापस नहीं आया तो वह चियुए लियानशान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का एक तरीका खोज लेगा। परिणामस्वरूप उसमें जवाबी कार्रवाई करने का साहस भी नहीं था और वह दिन सम्मानपूर्वक व्यवहार करता था मानो चियुए लियानशान कप्तान हो।
वह किसी से चिपकने की योजना बना रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगा। चियू लियानशांग जियो फैन की पहचान उजागर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वास्तव में उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह जियो फैन के लिए महत्वपूर्ण थी या नहीं। शायद जियो फैन की नज़र में वह सिर्फ एक अस्थायी खिलौना थी, ऐसी चीजें जिन्हें खेलने के बाद फेंक दिया जाता था। इस तरह की बात असामान्य नहीं है। जब नश्वर प्राणियों के बीच सम्राट गुप्त रूप से आते हैं, तो क्या वे प्रायः ड्रैगन के बीच नहीं छोड़ते, जिसे वे बाद में पहचान नहीं पाते? और जियो फैन, उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा और ताकत नश्वर सम्राटों के साथ तुलनीय नहीं है। वह एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। उसका स्वर्गीय देव मंदिर की देवी, ब्लू वॉर की देवी और दानव राजा की बेटी के साथ संबंध है। क्या उसकी स्थिति दूसरे पक्ष के योग्य है? निश्चित रूप से योग्य नहीं। वह इसे सबसे अच्छी तरह जानती है। हे, तुम्हारा आदमी, वह किस तरह का व्यक्ति है? तुमने उसकी तुलना मास्टर निंग से करने की हिम्मत की। मास्टर निंग भविष्य में निश्चित रूप से मनुष्यों के बीच एक सच्चे ड्रैगन होंगे। वे प्रमुखता से उभरेंगे और एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। उस समय यहाँ तक कि शहर के स्वामी चेन जियोनग को भी मास्टर निंग के प्रति सम्मान दिखाना पड़ सकता है। चियू लियानशांग, कृतघ्न मत बनो। और बोलने वाले व्यक्ति के चेहरे पर ठंडापन था। अगर मास्टर निंग को पता चल गया कि किसी ने उनकी महिला को अपवित्र किया है, तो वह व्यक्ति और उसका परिवार, उसके पास जो कुछ भी था, सब मिट जाएगा। उनके शब्द बिल्कुल भी धमकी नहीं है। स्वर्गीय देव मंदिर के बुजुर्गों के वंशजों में ये योग्यता और शक्ति है। तुम चियू लियानशांग हताश दिखे। उसके पास जियो फैन से संपर्क करने का कोई रास्ता भी नहीं था। अगर है भी तो क्या जियो फैन उसकी परवाह करेगा? क्या वह सचमुच खिलौना नहीं है? क्या जियाओ फैन उसके लिए आने को तैयार होगा? वह इनके बारे में निश्चित नहीं है। तुम खिलवाड़ मत करो। मैं इसकी सूचना नगर के स्वामी को दूंगा। खून से लथपथ पड़े कुइलुओ ने दांत पीसते हुए कहा। हुन्फ, बाहर निकलो। बलवान लोगों के नेता ने मुक्का मारा। पफ, कुइलुओ के मुंह से खून बहने लगा और उसकी आधी सांस ही बची थी। ये दृश्य देखकर 659वें शिविर के अन्य सैनिक ईमानदार थे और उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने अपनी मर्दानगी खो दी थी। चियू लियानशांग ने निराशा दिखाई। उसे लगा कि शायद उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। इसलिए उसने अपने दांत पीस लिए और एक प्रकाश और एक भयानक सांस की लहर उसके दांतियन से बाहर आई। उसने विस्फोट करने और मरने की योजना बनाई। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी, चियू लियानशांग ने उग्रता से कहा। उसकी आत्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और मिश्रित हो गई। उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति एकत्रित हो गई और वह आत्मविनाश से बस एक क्षण दूर थी। अच्छा नहीं है। विपरीत दिशा के लोग घबरा गए। चियू लियानशांग की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी और वे अपनी ताकत से उसे रोक नहीं सके। ये सब बहुत अचानक हुआ। इस समय कई लोग पीछे हट गए ताकि कम से कम दूसरे पक्ष के आत्मविनाश के परिणाम को लोगों तक न पहुंचने दिया जाए। चियू लियानशांग के डेंटियन में भयानक ऊर्जा एकत्रित हो गई, मानो वह किसी भी समय फट जाएगा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक दुखी मुस्कान उभरी। अकेलेपन, पुरानी यादों, अनिच्छा और यादों के साथ। अलविदा जियाओ लांग। चियू लियानशांग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और आत्मा के आत्मविनाश के अगले क्षण की प्रतीक्षा करने लगी। और इस क्षण उसने पाया कि उसकी आत्मा कैद थी। वह अपने शरीर में किसी भी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती थी। उसकी बंद आंखें और पलकें हल्की सी फड़क रही थीं, जिससे निराशा प्रकट हो रही थी। असफल, चियू लियानशांग ने खुद से कहा और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने सोचा कि उसे निंगफैंग के आदमियों ने रोक लिया है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने आह भरी और सोचा कि यह आदमी शायद निंगफैंग द्वारा भेजा गया होगा। आत्मविस्फोट की विफलता का परिणाम निंगफैंग का खिलौना बनना था, जब तक कि दूसरा पक्ष उसके साथ खेलते खेलते थक न जाए। शायद उसे आज़ाद होने का मौका मिल जाए। चियू लियानशांग को गुस्सा होना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने जो आदमी था जिससे वह पहले कभी नहीं मिली थी, उसने उससे चोट पहुंचाई। लेकिन किसी कारण से उसे दूसरे पक्ष से एक परिचित सी भावना महसूस हुई, मानो वह और दूसरा पक्ष एक दूसरे को पहले से जानते थे। चियू लियानशांग काफी देर तक चुप रही, बस अपने सामने खड़े आदमी को देखती रही। आसपास जो लोग 5वें तंबू से बचकर निकले थे,
वे ये दृश्य देखकर दंग रह गए। इसके बाद वे बहुत खुश हुए। हा 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 हा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य नौकर जो राजी कर रहा था, उसने जियो फैन को धन्यवाद देते हुए कहा। जियो फैन से निकलने वाली आभा बहुत मजबूत थी। ये ल्यूडिंग क्षेत्र में महान पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था। इस स्तर के एक मजबूत आदमी के लिए पिहाई क्षेत्र में चियो लियानशान के आत्मविस्फोट को रोकना आसान था। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी अचानक कहीं से प्रकट हो गया। लेकिन यह अच्छी बात थी कि चियो लियानशान ने आत्मविनाश नहीं किया। उसका मिशन पूरा हो सका। वह निंग फैन को खुश करने के लिए चियो लियानशान का उपयोग कर सकता था। अगर भविष्य में मौका मिला तो वह निंग फैन का अनुसरण करते हुए नेंटियनमेन को छोड़कर असली तियानशिन मंदिर में प्रवेश भी कर सकता है। आप कौन हैं? चियो लियानशान ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और पूछा। उसकी आवाज थोड़ी अशांत थी, लेकिन उसने उसे अच्छी तरह नियंत्रित कर लिया। उसके दिल में संदेह था, लेकिन उसे लगा कि उसके विचार बहुत हास्यास्पद थे। यह इतना बड़ा सहयोग कैसे हो सकता है? क्या ये वह हो सकता है? उसके सामने खड़ा आदमी मुस्कुराया और चियो लियानशान के सुंदर चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ा। चियो लियानशान सहज रूप से छिपना चाहता था, लेकिन किसी कारण से दूसरे पक्ष की मुस्कान बहुत परिचित थी। मैंने इस समयावधि में आपके साथ गलत किया है, आदमी धीरे से बोला। जियो फैन ने अपनी आवाज नहीं बदली, बल्कि अपनी मूल आवाज का इस्तेमाल किया। इस भयावह आवाज को सुनने के बाद चियो लियानशान ने अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित होकर कहा, तू। जियो फैन मुस्कुराया और धीरे धीरे अपना रूप बदलकर अपने मूल चेहरे पर आ गया। इस बार यह जी बाइफैन का चेहरा नहीं था, लेकिन उसका अपना। जियो फैन अब तियानशिन झो में है और उसके असली चेहरे के चित्रों को हर जगह उड़ते हुए कहा जा सकता है, और ऐसा कोई नहीं है जो उसे नहीं जानता हो। जियो फैन का असली चेहरा देखकर चियो लियानशान पहले तो खुश हुई, फिर दुखी हुई और खुद को जियो फैन की बाहों में फेंक दिया और जोर से रोई। शुरू में उसने सोचा था कि उसका जीवन पछतावे, अनिच्छा और निराशा के साथ समाप्त होगा। परिणाम स्वरूप इस समय जियो फैन दिखाई दिया। जियो फैन ने अपना असली चेहरा बहाल कर लिया। आसपास के सभी लोग हैरान थे। जियो फैन, सचमुच? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। क्या जियो फैन सचमुच वही है? उद्धरण चिन्ह। आसपास मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। उनमें से 659वें शिविर के कप्तान कुई लुओ की अभिव्यक्ति सबसे अद्भुत थी। वाह, जियो फैन सचमुच यहाँ है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जियो फैन के आतंक का अनुभव किया है, और वह उन कुछ लोगों में से एक है जो इस बुरे सितारे से बच सकते हैं। उन्होंने चियो लियानशान की रक्षा की। यह मूलतः जियो फैन के कारण था। उसे चिंता थी कि कहीं जियाओ फैन सचमुच वापस न आ जाए। अगर चियो लियानशान मुसीबत में पड़ गया तो वह मौत से बच नहीं पाएगा। उन्होंने किसी को खुश करने के अवसर का लाभ उठाने के बारे में भी सोचा। बेशक उसे उम्मीद नहीं थी कि जियो फैन वास्तव में आएगा। निंग फैन द्वारा भेजे गए लोगों ने तुरंत अपनी आंखें रगड़ लीं। जियो फैन, जिसने स्वर्गीय भगवान मंदिर के महान बुजुर्ग को मार डाला, यहाँ है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और अविश्वास का भाव प्रकट किया। उन सभी को लगा कि यह असंभव है। तियानशिन झो में मानव जाति के संदर्भ में जियो फैन अब स्वर्गीय देव मंदिर के स्वामी एकेन के स्तर पर पहुंच गया है। क्या ऐसा व्यक्ति नानतियानमेन शिविर जैसी छोटी जगह पर आएगा? वह यहाँ क्या कर रहा है जब तक कि चियो लियानशान उसकी महिला न हो? क्या ये संभव है? इस पर कौन विश्वास करेगा? यदि यह वही व्यक्ति होता जिसके बारे में चियो लियानशान ने अभी बात की थी। क्या ये सचमुच जियो फैन है? आखिरकार जियाओ फैन कुछ समय पहले भी नानतियानमेन में रुका था। गुडोन, आसपास हर जगह निगलने की आवाजें सुनी जा सकती हैं। अगर ये दुष्ट सितारा वास्तव में जियो फैन है, वे मर चुके हैं। केवल वे ही नहीं, निंग फैन भी मर चुका है। इस आदमी ने तो ये बातियन को मारने की भी हिम्मत की। क्या निंग फैन को हारा हुआ माना जाता है? चियो लियानशान अभी भी जियो फैन की बाहों में रो रही थी। पहले मैं शिकायत में रोया, फिर खुशी के आंसू बहाए। जियो फैन ने उसे चुपचाप अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वह बाहर से तो शांत था, लेकिन दिल से बिल्कुल भी शांत नहीं था। कैंप 659 के बाहर एक अलगाव घेरा स्थापित किया गया। इस जादुई घेरे ने अपने अंदर की ऊर्जा को अलग थलग कर दिया है, इसलिए बाहरी दुनिया अंदर की स्थिति का पता नहीं लगा सकती। जियो फैन ने संभवतः निंग फैन के अधीनस्थ के साथ ऐसा किया था, और वह वास्तव में बहुत समय पहले आया था। वह चुप रहा और सब कुछ सुनता रहा।
उसे लगा कि उसने सचमुच चियू लियानशान को नजरअंदाज कर दिया था। लॉन्ग मियाओइन के लिए जियो फैन जीवन और मृत्यु के डर के बिना वुहान राज्य से तियानशेन राज्य तक लड़ने में सक्षम था और अकेले 10 अद्वितीय विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ने में सक्षम था। जियाओ फैन ने लैन झांके और उसकी बेटी की खातिर गुस्से में बाशी कबीले को नष्ट कर दिया। अगर नानगोंग लिंगक्सुआन, हु रुई, रेड विच, लॉन्ग कैवे, झाओ यानफू, चांगसुल निंग और अन्य को कुछ हो जाता है, जियो फैन भी अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना कड़ी मेहनत करेगा। लेकिन ये चियू लियानशान है। जियो फैन को उस पर शर्म महसूस हुई। वह स्पष्टतः तियानशेन राज्य में था, लेकिन उसने आने से पहले पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होने तक प्रतीक्षा की। उसने कभी दूसरे पक्ष के बारे में नहीं सोचा। तुम कौन हो? तुमने जियो फैन का रूप धारण करने की हिम्मत कैसे की? अचानक निंग फैंग द्वारा भेजे गए अधीनस्थों का नेता जोर से चिल्लाया। वह सोचता है कि दूसरी पार्टी नकली होगी, अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? यह इतना संयोग था कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। ये सुनकर घटनास्थल पर मौजूद बाकी सभी लोग भी जियाओ फैन की ओर देख रहे थे। उन सभी को लगा कि वह नकली हो सकता है, अन्यथा यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? वहां केवल कुई लुओ था। वह मन ही मन चियू लियानशान की रक्षा के लिए किए गए उसके अथक प्रयासों के लिए आभारी था। ये दुष्ट सितारा निश्चित रूप से जियाओ फैन होगा। आप गलत नहीं हो सकते। कुई लुओ ने निंग फैंग द्वारा भेजे गए अधीनस्थों को सहानुभूतिपूर्वक देखा। फिर उसने चुपके से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके सार और रक्त को जला दिया और बलपूर्वक एक और रक्त बाहर निकाल दिया। वह स्वयं को अधिक गंभीर रूप से घायल दिखाना चाहता है। अच्छा रहो, डरो मत, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। जियो फैन ने इस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। उसने धीरे से चियू लियानशान के कंधे को थपथपाया और धीरे से कहा। चियू लियानशान का धीरे धीरे दम घुटना बंद हो गया। धीरे से जियो फैन की बाहों को छोड़ा और उसे प्यार से देखा। जियो फैन यहाँ है, उसका हीरो आ गया है। वह पुनर्तः सुरक्षित महसूस करती है। वह मूर्ख नहीं है। वह इतना मूर्ख होगा कि वह लड़ाई को तोड़ देगा, भले ही उसका आदमी अजेय हो। अपने आप से कहो, जल्दी से भाग जाओ। इन लोगों की अपनी पृष्ठभूमि है और इन्हें नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह नानतियानमेन में है। ये बहुत स्पष्ट है कि जियो फैन अब किस स्तर का पावरहाउस है। जियो फैन ने चियू लियानशान को देखकर मुस्कुराया, फिर निंग फैंग द्वारा भेजे गए लोगों की ओर इशारा किया और शांति से कहा, क्या उन्होंने आपको धमकाया? चियू लियानशान ने सिर हिलाया। ये सुना निंग फैंग के आदमियों को बुरा लगा। दूसरा पक्ष जितना शांत और उदासीन होगा, वह उतना ही अधिक खतरनाक महसूस करेगा। इससे ये साबित होता है कि दूसरा पक्ष वास्तव में आश्वस्त है। क्या यह असली जियाओ फैन हो सकता है? वे सब ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अगले ही पल कशकश ये सभी लोग रक्तधुंध में बदल गए और उनकी आत्माएं एक पल में बुझ गईं और गायब हो गईं। जियो फैन को उनके साथ बकवास बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस स्त्री ने उसे छुआ था, वह उसकी स्त्री को छूना चाहती थी। केवल मृत्यु है, वहाँ केवल मृत्यु है। निंग फैंग, यहाँ तक कि तियानशेन मंदिर के तीसरे बुजुर्ग निंग यान का भी जिक्र नहीं किया गया। जियो फैन ने उसे मारने का साहस किया। घटनास्थल पर रक्त के फूल फूटते देख सभी लोग अचंभित हो गए और उन्हें लगा कि उनके सामने का दृश्य बहुत स्वप्निल था। कुई लुओ और अन्य लोगों ने ये भी नहीं देखा कि जियो फैन ने किस तरह कार्रवाई की। परिणाम स्वरूप लोग गायब हो गए। वे सदमे में आ गए और उस दुष्ट सितारे की ओर देखने लगे जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बाहरी दुनिया में एक कुख्यात दुष्ट सितारा है। यहाँ तक कि चियू लियानशान भी हैरान रह गया। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि जियो फैन ने ये कैसे किया। चलो तुम्हें किसी को मारने के लिए ले चलते हैं। जियो फैन ने चियू लियानशान के सिर को छुआ और मुस्कुराया। शब्द सुनने के बाद चियू लियानशान अपने होश में वापस आए, फिर उसने भारी सिर हिलाया और केवल एक शब्द के साथ जवाब दिया। अच्छा, जियाओ फैन ने मूल रूप से कम प्रोफाइल रखने की योजना बनाई थी। मैं चियू लियानशान को आत्मिक पशु की थैली में डालकर वापस मंदिर भेजना चाहता हूँ। परिणाम अब उसने महसूस किया कि उसे निष्पक्ष होना चाहिए। शायद मेरे दिल में मौजूद प्यार को बराबर बांटा नहीं जा सकता, लेकिन अपनी औरत को छुआ, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। जियो फैन ने कुई लुओ को देखा जो खून से लथपथ था। इस आदमी ने खुद को खून बहाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने स्वाभाविक रूप से उस छोटे से इशारे पर ध्यान दिया। तुम मर नहीं सकते, जियो फैन ने हल्के से कहा। मेरे स्वामी मर नहीं सकते।
कुई लुओ तुरंत उछल पड़ा और सलाम करने के लिए झुका। अच्छा लड़का, इतना डरावना। उसे ऐसा लगा जैसे जियो फैन ने अभी अभी उसकी छोटी सी हरकत को देख लिया हो। हे, मैं मर नहीं सकता। मुझे रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति कैंप 5 से है, जियो फैन ने हल्के से कहा। हाँ सर, मेरे साथ आइए। कुई लुओ ने अपनी ऊर्जा वापस पाली और उसके शरीर पर लगी चोटें अब मायने नहीं रखती थी। यह अपना नाम बनाने का एक शानदार अवसर है। जियो फैन ने चियू लियानशान का हाथ पकड़ लिया। खुलकर और खुलेआम सामने आए। भले ही मैं बाद में लॉन्ग मियाओ से मिलूं। यदि दूसरा व्यक्ति क्रोधित है तो क्रोधित ही रहें। कुआं, आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत दुखी नहीं हो सकते चियू लियानशान। कुई लुओ के अन्य अधीनस्थों ने ये दृश्य देखा और बिना आदेश दिए सभी उसके पीछे चले गए। अभी अभी निंग फैन के आदमियों ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। उनके दिल में भी गुस्सा है। अब जब मैं दकियाओशान आ गया हूँ तो स्वाभाविक रूप से मैं उसका पीछा करना चाहता हूँ ताकि देख सकूं कि निंग फैंग कितना बदकिस्मत है। जियाओ फैन की गति के साथ अगर वह चाहता तो पलक झपकते ही कैंप 659 से कैंप 5 तक जा सकता था। बस अब वह चियो लियानशान के छोटे मूड को संतुष्ट करना चाहता है। नानतियानमेन में सभी को बता दें, चियो लियानशान उनकी महिला हैं। बस इतना ही। वह चियो लियानशान के चेहरे पर खुद को उड़ाने से पहले के भावों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिससे उसका दिल टूट गया और वह दुखी हो गया। चियो लियानशान उसका नाम लेने के बजाय मरना पसंद करेगी। जियो फैन मूर्ख नहीं है, नहीं वह कोई युवा है जिसने अभी अभी मानवीय मामलों का अनुभव किया है। उसे चियो लियानशान के विचारों के बारे में अंदाजा था। दूसरे व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसका मोटा मोटा अंदाजा लगा लें। इसीलिए वह ऐसा है। पूरे नानतियानमेन लोगों को बताओ, पूरे त्यानशिन मंदिर के लोगों को बताओ। चियो लियानशान भी उसकी महिला है। वैसे भी, यदि आपके पास बहुत अधिक जूं हैं, तो आपको खुजली नहीं होगी। चाहे आप जल्दी मरे या देर से, एक दिन ऐसा आएगा ही। वापस जाओ और एक मेज लगाओ। नानगोंग लिंगक सुआन, हुरुई और अन्य को भी साथ ले लो। आइए एक परिवार के रूप में बात करें, जब तक कोई मारा न जाए। नानतियानमेन के ऊपर का आकाश। कैंप 659 से कैंप 5 के रास्ते पर अनगिनत सैनिकों ने शून्य में उस आकृति को देखा, विशेष रूप से जियो फैन। वहां देखो, वह जियाओ फैन है। सपने देखना बंद करो। जियाओ फैन यहाँ कैसे आ सकता है? लानत है, ये सच है। जियो फैन यहाँ क्यों है? जल्दी से नगर स्वामी को सूचित करो। उद्धरण चिन्ह। अब मानव जाति में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति जियो फैन प्रकट हुआ, जिसने स्वाभाविक रूप से एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। नानतियानमेन सिटी लॉर्ड का भवन। चेन जियोनेग ये खबर सुनकर अचंभित रह गया। ये बच्चा यहाँ क्यों है? इस समय मुख्य हॉल के बाहर किन और हान भी जल्दी में आ गए। नगरपालिका के साथ कुछ बड़ा हुआ है। जियो फैन यहाँ है। किन और हान जल्दी से रिपोर्ट करने आए। मुझे पता है कि इतनी जल्दी क्यों है। चेन जियोनेग ने कुछ देर सोचा और कहा, चलो चलते हैं और देखते हैं कि यह आदमी क्या कर रहा है। चेन जियोन बहुत हैरान हुआ। यह आदमी बिना किसी स्पष्ट कारण के सैन्य बैरकों के ऊपर उड़कर क्या कर रहा है? वह स्वर्ग के मंदिर में लुओ तियान द्वारा आयोजित गद्दारों में से एक है और वह जियो फैन के बारे में अधिक जानता है। किन्हान ने सहमति में सिर हिलाया और चेन जियोंग के साथ दौड़ा। जैसा कि जियो फैन प्रकट होता है, रास्ते में अनगिनत सैनिक उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे सभी उत्सुक थे कि ये दुष्ट तारा अचानक क्यों प्रकट हुआ। उन्हें जियो फैन की पहचान के बारे में भी संदेह है, लेकिन जरा सोचिए, इस दुष्ट सितारे का रूप धारण करने की हिम्मत कौन करता है? चियो लियानशान और जियो फैन के अंतरंग व्यवहार को देखने के बाद अनगिनत लोगों ने भी अटकलें लगाई हैं। हो सकता है कि जियो फैन का पहले भी चियो लियानशान के साथ संबंध रहा हो और क्या वह बदला लेने जा रहा है? निंग फैंग ने क्या किया, बहुत से लोग जानते हैं। निंग परिवार के युवा स्वामी के रूप में वह आमतौर पर अभिमानी और दबंग है। कुछ ही दिनों में उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह बर्बाद हो गई। कुछ समय बाद जियो फैन और अन्य लोग 5वें शिविर तंबू के बाहर पहुंचे। शिविर में एक सुरक्षा घेरा है, लेकिन जियो फैन की राय में इसे उसके हाथ की एक लहर से तोड़ा जा सकता है। बूम! 5 शिविरों में आया चौंकाने वाला भूकंप। यदि वह निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहता था, तो जियो फैन एक हथेली से इस जगह को समतल कर सकता था। 5 शिविरों की रक्षा बाधा टूट गई। कौन? दर्जनों ताकतवर लोग कैंप 5 से बाहर निकल आए। उनमें क्लेश क्षेत्र के कई शक्तिशाली पुरुष भी हैं। जियो फैन को आश्चर्य हुआ कि इन 5 शिविरों में इतने सारे लोग क्यों थे।
आखिरकार उन्होंने नानतियानमेन के कप्तान के रूप में भी काम किया था। स्वाभाविक रूप से मैं इस जगह के बारे में कुछ जानता हूँ। मास्टर जियो, ये सभी निंग परिवार के सदस्य हैं जिन्हें निंग फैन की रक्षा के लिए भेजा गया है। जियो फैन की उलझन को देखकर कुइलू ने सम्मानपूर्वक समझाया। बहादुर बनो, तुमने मेरे युवा स्वामी को उनके नाम से पुकारने का साहस किया। तुम कौन होते हो ये साहस करने वाले? तुम जियाओ फैन हो।